हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे थे। इससे पहले इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो पहले आप वह देखें ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो। तो ये इसी कड़ी में इसका पार्ट 3 है, जिसमें हम आगे बात करेंगे प्रणोदक के बारे में या फिर प्रोपेलेंट के बारे में। अब आप सोचेंगे प्रोपेलेंट कहाँ से आ गया। जब हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, तो लॉन्च व्हीकल्स जितने भी है, PSLV हो चाहे GSLV हो, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, तो उसमें प्रणोदक की ज़रूरत पड़ती है। तभी जैसे आप रॉकेट देखते होंगे, तो रॉकेट में जब थ्रस्ट मिलता है नीचे से, तभी रॉकेट क्या है ऊपर की तरफ गति करता है। तो उसमें थ्रस्ट के लिए क्या प्रोपेलेंट या प्रणोदक की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रणोदक की बात करें तो ईंधन और ऑक्सीकरण कारक को दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रणोदक कहते हैं। अर्थात जो जलता है और जो जलाता है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसे प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक का मतलब ईंधन जो जलता है, ऑक्सीकारक जो जलाता है। तभी तो ये थ्रस्ट मिलेगा और हमारे जो उपग्रह हैं हमारे तेजी से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद भी बाहर गति करेंगे। अंग्रेजी में कहें तो प्रोपेलेंट किससे मिलकर बनता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। अब बात करें प्रक्षेपण यान, रॉकेट संवेद सिद्धांत के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट क्या है, जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, अर्थात ये मोमेंट कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको ये तो पता होगा कि जितना तेजी से हम बॉल को नीचे मारते हैं वो उतनी तेजी से ऊपर आती है। तो जितनी गैसें नीचे की तरफ दबाव बनाएगी, रॉकेट उतनी ही गति से ऊपर की तरफ गति करेगा। जब ईंधन को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में दहन किया जाता है, क्या होता है, जब ईंधन को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में दहन किया जाता है, तो भारी मात्रा में गर्म दाबित गैसें नीचे की ओर उत्सर्जित होगी। क्या होगी, रॉकेट से नीचे की तरफ उत्सर्जित होती है, जिससे रॉकेट को ऊपर की तरफ प्रणोद या बल मिलता है और रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है। अब बात करें प्रणोदक की, तो प्रणोदक कितने प्रकार के होते हैं। प्रणोदक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है ठोस प्रणोदक, एक होता है हमारे तरल या द्रव प्रणोदक, एक होता है हमारे क्रायोजेनिक स्टेज, जैसे क्रायोजेनिक इंजन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस प्रणोदक की। किसके बारे में, ठोस प्रणोदक के बारे में बात करें तो ठोस प्रणोदक में ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन, क्या, हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन तथा ऑक्सीकारक के रूप में क्या, अमोनियम परक्लोरेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखेंगे, ईंधन के रूप में हमारे ठोस प्रणोदक के रूप में किसको काम में लेते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन, और ऑक्सीकारक के रूप में हम किसको काम में लेते हैं, अमोनियम परक्लोरेट, इनका उपयोग करते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन, और जो हमारे तो अंग्रेजी में जैसे देखेंगे हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड, क्या, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जिसे HTPB भी कहते हैं, और ऑक्सीकारक के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे, ये तो हमने ठोस ईंधन की बात की, ये ठोस प्रणोदक की बात की। अब बात करेंगे तरल प्रणोदक की। किसकी, तरल प्रणोदक या लिक्विड प्रोपेलेंट की बात करें। तरल या द्रव प्रणोदक 2 प्रकार का होता है। जैसे हमारा एक तो हमारा लोअर स्टेज का प्रणोदक होता है, एक होता है हमारा अपर स्टेज का प्रणोदक। क्या होता है, एक तो लोअर स्टेज का और एक होता है अपर स्टेज का। अब आप सोचेंगे लोअर स्टेज और अपर स्टेज क्या है, उनकी बात करें तो लोअर स्टेज का प्रणोदक क्या होता है, तो लोअर स्टेज में प्रणोदक में ईंधन के रूप में तो हम अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में हमारे नाइट्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, लोअर स्टेज के लिए। लोअर स्टेज का मतलब होता है जो हमारा LEO होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में यदि हमें किसी को भेजना है, उपग्रह को भेजना है, तो उसमें हम किस ईंधन का उपयोग करेंगे, किस ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम ईंधन के रूप में अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन का, इंग्लिश में भी देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन, और ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का या नाइट्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करेंगे। अब आता है हमारा अपर स्टेज के प्रणोदक, अर्थात हमें उपग्रह को दूर दूर भेजना है, या उपग्रह की बजाय हमें तो चांद पर ही जाना है, तो अपर स्टेज के प्रणोदक की बात करेंगे। अपर स्टेज के प्रणोदक की बात करें तो अपर स्टेज के प्रणोदक में ईंधन के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, क्या, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ईंधन के रूप में तो मोनोमिथाइल हाइड्रोजन का, और ऑक्सीकारक के रूप में हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का उपयोग किया जाता है। तो ईंधन में हमारे मिथाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का उपयोग किया जाता है।
फिर बात करें हमारे क्रायोजेनिक इंजन की या क्रायोजेनिक स्टेज की बात करें, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले क्रायोजेनिक स्टेज की बात करते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज के प्रणोदक में क्या होता है, ईंधन के रूप में हम तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, जो हमारे -253 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हाइड्रोजन को हमने तरल रूप में इकट्ठा किया है। और ऑक्सीकारक के रूप में हम तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो -183 या -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ठंडा करके तरल रूप में इकट्ठा किया है। तो दोनों रूप देख लिया हमने, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तरल हाइड्रोजन तो हमारे -153 डिग्री पे होती है और तरल ऑक्सीजन हमारे -183 डिग्री या 195 डिग्री के आसपास पे तरल ऑक्सीजन में बदल। तो ईंधन तो हमारा तरल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है? तरल ऑक्सीजन होता है। इसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन का इतिहास की, अर्थात पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, कैसे जाना जाता था, इन सब के बारे में क्रायोजेनिक इंजन का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। इसमें 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्रायोजेनिक तकनीक का समझौता हुआ, फिर हमारे क्रायोजेनिक अपर स्टेज का प्रोग्राम, फिर हमने क्या बना लिया? क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। हम तीन चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्रायोजेनिक तकनीक का समझौते के बारे में बातचीत करें। तो 1990 में हमने आपको वैसे पहले थोड़ी पिछले वीडियो में आपको बताया था नंबी नारायण जी के बारे में, जो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन उनको क्या अमेरिका के कारण गलत एलिगेशंस के लगा के उनको जेल में डाल दिया गया था, जिस कारण क्या हमारा जो ये प्रोग्राम था क्रायोजेनिक तकनीक का, तो ये हमारा काफ़ी लेट हो गया था। तो उसी के बारे में बातचीत है आज हमारी। सन 1990 में क्या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जो ग्लेव कॉस्मोस है, किसकी? हमारी जो रूस की, इनके मध्य के क्रायोजेनिक तकनीक के हस्तांतरण से संबंधित समझौता हुआ था। तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ग्लेव कॉस्मोस, और जो हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? इसरो, इन दोनों के बीच में एक तकनीकी समझौता हुआ, जिसमें क्या था? रूस क्रायोजेनिक तकनीक को भारत को ट्रांसफर करता। रूस क्या करता? जो हमारी क्रायोजेनिक तकनीक है ये किसको ट्रांसफर कर रहा था? भारत को ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन जो ग्लेव कॉस्मोस क्या है? सोवियत संघ की एक अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का एक हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ? अचानक 1991 में सोवियत संघ या यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। क्या? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। और यूएसएसआर के विघटन होने से क्या होगा? रूस क्या एमटीसीआर का सदस्य बन जाता है। एमटीसीआर का मतलब होता है मिटिगेशन करना, हमें जो अस्त्र होते हैं हमारे परमाणु हथियार, इनको रोकने के लिए संधि बनाई गई थी। लेकिन भारत क्या एमटीसीआर का सदस्य नहीं बनता है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी थी कि इस संधि की एक मुख्य शर्त ये थी कि जो जो देश परमाणु हथियार का निर्माण कर चुके हैं वे तो अपने हथियारों को रखेंगे, लेकिन यदि किसी भी देश ने इस संधि पे साइन कर लिया, एमटीसीआर की संधि पे साइन कर लिया, तो वह देश भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। तो ये परमाणु हथियारों को रोकने के लिए की जाने वाली एक संधि थी। तो रूस ने तो अपने अपने साइन कर दिए, अमेरिका ने, बड़े बड़े देशों ने या परमाणु हथियार वाले देशों ने, सबने इस पे साइन कर दिया एमटीसीआर पे। और भारत पे भी दबाव बनाया गया कि वह भी इस पे साइन करे, जिसमें चीन ने भी इस पे साइन कर दिया। तो भारत पे जब इस पे दबाव बनाया गया कि इस पे साइन करे, तो भारत ने इस पे साइन करने से मना कर दिया। सबने पूछा कि आप तो वैसे भी निशस्त्रीकरण के समर्थन में थे, तो आपने ये मना क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि इसमें ये क्लॉज नहीं है कि जिन जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, यदि वो भी अपने हथियारों को समाप्त करने की दावा करते हैं कि भविष्य में वो सारे सारे हथियारों को नष्ट कर देंगे, तो हम भी इस पे साइन करने के लिए तैयार हैं। तो बाकी देशों ने इसके लिए मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि एक एमटीसीआर संधि कैसी एक भेदभावपूर्ण संधि है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, भारत इसका सदस्य नहीं बना। और जब भारत इसका सदस्य नहीं बना, तो जो डील हुई थी हमारी क्रायोजेनिक तकनीक के समझौते की, ये जो समझौता था ये खत्म हो जाता है। ये समझौता था ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत ने भी इसके लिए मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया? जो एमटीसीआर की संधि पे साइन करने से मना कर दिया। अब इसलिए अमेरिका के दबाव में आकर रूस को भारत से जो क्रायोजेनिक तकनीक का समझौता था 1990 में रद्द करना पड़ा। पहले तो ये समझौता भारत के साथ हो जाता है, लेकिन बाद में समझौता रद्द हो जाता है। एमटीसीआर का मतलब होता है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो इन अक्षरों से भी आप समझ जाएंगे, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है।
1993 में भारत और रूस के मध्य एक नया समझौता किया जाता है। फिर ऐसा नहीं कि रूस हमारा कोई दुश्मन है और एक बार समझौता कर लिया तो बाद में कुछ नहीं देगा। तो भारत और रूस ने क्या मिलके एक समझौता किया कि हम एक तीसरा रास्ता निकालते हैं। और वो रास्ता क्या था? भारत ने कहा कि भारत के लोग वैसे भी कॉपी करने में माहिर होते हैं। किस में माहिर होते हैं? कॉपी करने में माहिर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ कॉपी में मिल जाती है। लिवाइस की जीन 300 रुपये में मिल जाती है, जबकि लिवाइस की जीन 5,000 रुपये में भी नहीं आती, लेकिन वो कॉपी की हुई चीज़ें होती है। तो भारत ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमें तकनीक का हस्तांतरण मत कीजिए, हमें तो कोई आपका पुराना कबाड़ में पड़ा कैसा भी एक क्रायोजेनिक इंजन दे दीजिए। तो रूस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, कबाड़ वाला नहीं देंगे, आपको अच्छे अच्छे इंजन देंगे। तो रूस ने कहा कि हम भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन देंगे। तो भारत ने कहा इतने में तो अपना काम हो जाएगा, हम इसकी कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम सीख लेंगे, खुद ही सीख लेंगे कैसे काम करता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रूस ने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम, इससे हम इधर भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है। जो भी टेक्नोलॉजी है आप खुद सीखे हो, वो टेक्नोलॉजी आपने खुद नहीं सीखी है। तो ये तब की बात है जब नंबी नारायण वाली बात बताई थी मैंने आपको, तब की। लेकिन भारत ने अब MTCR का पे साइन कर दिया है। भारत ने क्या अब MTCR पे साइन कर दिया, पहले ये उस पर साइन नहीं किए थे या उसका सदस्य नहीं था। और अब तो इसलिए भी कर दिया क्योंकि भारत के पास 1 से 1 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने जो हमारे जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, ITGM का प्रोग्राम, वो भी कंप्लीट कर लिया है और 1 से 1 बढ़िया मिसाइल हमने बना ली। अब इसलिए भारत ने उस पर साइन भी कर दिया है। अब हम बात करें क्रायोजेनिक अपर स्टेज के प्रोग्राम। किसकी? क्रायोजेनिक अपर स्टेज के प्रोग्राम की बात करें तो सन 1994 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, कौन सी? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, कहाँ? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। आप सोचेंगे कि बीच में कहाँ से आ गया अपर स्टेज का क्रायोजेनिक प्रोग्राम? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि पहले हमारे ठोस प्रोपेलेंट के काम में लिया जाता था, फिर हमारे द्रव का काम में लिया जाता, फिर ठोस और द्रव दोनों का काम में लिया जाता था। लेकिन इनमें एक कमियां होती थी। क्या कमियां होती थी? कि जैसे जैसे हमारे ये रॉकेट्स क्या होते थे, ऊंचाई पे जाते थे, तो ऊंचाई पे क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी। क्या होती थी? ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी, तो ऑक्सीकारक की कमी होने लगती थी। इसलिए भारत क्या है, बड़े भारी उपग्रह को और ऊंचा और बाहर ले जाने में अक्षम था, अर्थात भारत नहीं ले जा पाता। तो इसलिए क्या है कि हमने खुद का एक क्रायोजेनिक इंजन बनाने की एक प्रोग्राम की शुरुआत की, और जो भी उपग्रह को और मानव को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष से बाहर ले जाने के लिए इसकी शुरुआत। और कहाँ पे की? हमारे तमिलनाडु में जो महेंद्रगिरी है पर्वत है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की, और वो भी कब? 1994। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन की। तो सन 2014 में भारत ने स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया। जैसे कि हमारे CE 7.5 और CE 20 दो हमारे इंजन है। CE का मतलब होता है क्रायोजेनिक इंजन 7.5 और क्रायोजेनिक इंजन 20। भारत क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है। इसरो के द्वारा CE 20 क्या है? विश्व में अब तक सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे शक्तिशाली इंजन कौन सा है? CE 20, और भारत ने इसका निर्माण कर लिया, और इसके जितने भी टेस्ट थे वो भी हाल ही के दिनों में पूरे कर लिए। और ये इंजन काम आएगा हमारे जो गगनयान मिशन है उसमें। इसरो के द्वारा CE 25 परीक्षणाधीन है, अर्थात अब हम इस पर परीक्षण कर रहे हैं कि हम CE 25 या फिर क्रायोजेनिक इंजन नंबर 25 की इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचेंगे सिर्फ 25, 20, 7.5 क्या है? ये हमारा प्रोपेलेंट है, अर्थात जो द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन इसके अंदर भर रहे हैं उनकी मात्रा है, कि हम जितना भर सकते हैं उतनी दूर तक हम जा सकते हैं। CE 7.5 का मतलब है कि हम द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन केवल 7.5% मान लीजिए, कोई एक आंकड़ा होता है उसके बराबर भरते हैं, तो वो कम दूरी तक जाएगा। अब CE 20 का मतलब क्रायोजेनिक इंजन नंबर 20 है, तो 20 में हम उसका 7.5 का कितना, लगभग 2.5 गुना भर रहे हैं। और अब तो हम किस पे प्रयोग कर रहे हैं? 7.5 की बजाय 20 की बजाय अब किस पे आ गए? 25 पे आ गए। तो क्रायोजेनिक नंबर 25 ये परीक्षणाधीन है। भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन 7.5 था। तो ये उस वेसल्स की माप है जिसके अंदर द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन भरते हैं। क्रायोजेनिक दूसरा इंजन है हमारा CE 20, और तीसरा हमारा कौन सा चल रहा है? हमारा CE 25, जो हम धीरे धीरे बना लेंगे। उसको बनाने के बाद तो घूमने के लिए भी हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं। ये सुबह कह सकते हैं कि शाम को मंगल ग्रह पे चाय पी के आएंगे, तो हो सकता है ऐसा संभव हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो विशाल
एक इंजन है CE-25 और ये कम समय में हमें दूसरे घर पे पहुंचा देगा। अब बात करेंगे हम क्रायोजेनिक इंजन की। क्रायोजेनिक इंजन के लाभ क्या है? क्रायोजेनिक इंजन अति उच्च मात्रा में प्रणोद बल उत्पन्न करता है, अर्थात इतना प्रणोद बल उत्पन्न करेगा कि कोई भी यान बहुत कम समय में अंतरिक्ष में पहुंच सकता है, अर्थात 1.5 से 2 गुना दूरी के अंतर्ग्रहीय मिशन कर सकता है। क्या? 1.5 से 2 गुना लंबी दूरी के अंतर्ग्रहीय मिशन कर सकता है, अर्थात ज्यादा भारी सैटेलाइट को अपने साथ में ले जा सकता है। तो क्रायोजेनिक इंजन इतना काम कर रहा है। अब हम आपको इसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। इसमें एक मेन बेसिक टेक्निक क्या होती है। अब इसके अंदर देख लीजिए, एक तो मान लीजिए ये टैंक है, एक ये टैंक है, 2 टैंक है। मेन टैंक कौन से? ये 2 टैंक है। और इन दोनों टैंकों की बात करें तो एक तो हमारा फ्यूल टैंक है, एक तो क्या हमारा फ्यूल टैंक है। एक तो हमारा फ्यूल टैंक है और एक हमारा ऑक्सीडाइजर टैंक है। फ्यूल टैंक में हम क्या भरते हैं? हम द्रव हाइड्रोजन भर देंगे। ऑक्सीडाइजर टैंक में क्या भरेंगे? -185 डिग्री पे जो द्रव ऑक्सीजन है उसको भर देंगे। और दोनों में क्या है? एक पाइप लगा दिया, जो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के लिए तो लाल और जो हमारा ऑक्सीजन के लिए हरा, दोनों को दोनों हमने डाल दिया। बीच में हमने एक प्रेशराइज्ड गैस डाल दिया ताकि ये जो इनका प्रेशर कंट्रोल करके रख सके और ये जो टैंक है ये फट ना जाए इसके लिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनसे गैस निकलेगी तो इनमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो प्रेशराइज्ड गैस चैम्बर हमने इसके अंदर लगा दिया। अब क्या होता है कि ये लाल वाला जो पाइप है, इस लाल वाले पाइप से इसके अंदर हाइड्रोजन जाएगी और इसके माध्यम से यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगी। जैसे ही दोनों गैसें आपस में मिलेंगी और होगा ब्लास्ट, ब्लास्ट होगा और वैसे ही क्या होगा? यहाँ से आग लग जाएगी, इस एरिया में कंबशन हो जाएगा। इतनी तेज आग निकलेगी और आग को निकलने के लिए नीचे की तरफ रास्ता बनाया हुआ है। क्या? नीचे की तरफ रास्ता बनाया हुआ है और रास्ते से जैसे आग नीचे की तरफ जाएगी और रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। जितना तेजी से आग निकलेगी उतना ही तेजी से हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें चक्कर ये पड़ता है कि यदि यहाँ पे सारी की सारी गैस जाएगी और ये दोनों के दोनों यहाँ पर पहुँच जाए तो रॉकेट भी ब्लास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी हाइड्रोजन, इतनी ऑक्सीजन इसके अंदर भरी जाती है। तो हम इसके आगे बात करेंगे। और ये सारा सिस्टम कहाँ होता है? हमारे क्रायोजेनिक इंजन में लगा होता है और वही इसको कंट्रोल करता है। यदि हमारे पास ये ना हो तो हमारा जल्दी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन हमें ब्लास्ट नहीं करना है, देश को नई तरक्की पे, नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। अब बात करेंगे हम क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रकृति क्या है? प्रचुर और सहज रूप से उपलब्ध होती है। पहली बात ये कि जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, तो क्रायोजेनिक इंजन क्या करेगा? जो वातावरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो भी सोखना शुरू कर देगा। क्रायोजेनिक इंजन क्या करेगा? ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। ईंधन के रूप में तुम्हारा हाइड्रोजन का और ऑक्सीकारक के रूप में किसका? ऑक्सीजन का उपयोग करता है। क्रायोजेनिक इंजन में सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? पानी, और वो भी कैसी? भाप के रूप में। क्यों? क्या आप भी सोच सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या? पानी। और आग इतनी होती है कि वो पानी जल के रूप में हो ही नहीं सकता, वो भाप के रूप में होता है। अतः वो नुकसान कभी नहीं करेगा, वो पानी कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अतः क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं, अतः जिससे कोई धुआं भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि धुआं होता ही नहीं इसके अंदर, जितना भी होता है वो भाप होती है, जो जल की भाप होती है उसके प्रेशर से रॉकेट आगे बढ़ता है। इससे हमारी क्या? प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं होता है। अब बात करें क्रायोजेनिक इंजन का, एक दोहरी तकनीक होती है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होती है? दोहरी उपयोग तकनीक होती है, अर्थात क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी किया जा सकता है, तो मिसाइल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो एक तरफ विनाशक के रूप में भी किया जा सकता है, तो एक तरफ सृजक के रूप में भी किया जा सकता है। और हम दोनों ही इस्तेमाल में करेंगे। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल हम इसमें जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है उनके अंदर भी कभी कभी कर देते हैं। जो हमारे अग्नि प्राइम है उसमें भी एक लगा हुआ है, यदि आपको पता हो तो। क्रायोजेनिक इंजन के उपयोग से हमारे रेवेन्यू में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम क्या, भारी भारी जो सैटेलाइट है जिनको हम फ्रेंच गुयाना से भेजते हैं, वहाँ से सैटेलाइट होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनको लॉन्च करने के लिए भेजते हैं। क्योंकि भारत की क्षमता क्या है? 4000 किलो से ऊपर के जो वजन के सैटेलाइट है उनको भेजने की क्षमता नहीं है अभी तक। तो इसको बनने के बाद क्या है, हमारी क्षमता बढ़ जाएगी।
क्रायोजेनिक इंजन के उपयोग से अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत और इसरो की साख में वृद्धि होती है। दुनिया के सामने भारत की इज्जत इतनी बढ़ जाएगी कि पूछो मत। अब हम बात करेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसको काम में लेना भी जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि क्रायोजेनिक इंजन में दिक्कतें क्या है। 3 दिक्कतें खास खास होती है क्रायोजेनिक इंजन की। पहली दिक्कत होती है तापीय चुनौती, दूसरी होती है संरचनात्मक चुनौती, तीसरी होती है महंगाई। पहली आती है तापीय चुनौती की बात करें तो तापीय चुनौती में क्या होता है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तो हम तरल हाइड्रोजन को और ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन को अति न्यून तापमान पे रखते हैं। कितना हमने देखा था, लगभग 200 डिग्री के आसपास। मतलब जो हाइड्रोजन था उसको तो 200 डिग्री के आसपास और जो ऑक्सीजन था उसको 185 डिग्री के आसपास ठंडा करके रखते हैं। और जस्ट उसके पास में दहन कक्ष होता है जहाँ पे दोनों में मिलने से आग लगती है, जिससे क्या होता है उच्च ताप होता है और उच्च दाब परिस्थितियाँ होती है। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियाँ हैं। एक में तो 0 से भी इतना नीचे तापमान और एक कम से कम लेना तो 2-4 हजार डिग्री का तापमान। तो दोनों परिस्थितियाँ एक ही मशीन के अंदर रखनी बहुत टेढ़ी खीर है। अतः तापमान की पूर्णतः अलग प्रावस्थाएं होती है। अब बात करें संरचनात्मक चुनौती की कि तरल ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होती है। यदि थोड़ी सी भी लीक हो जाए तो बम की तरह फट जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन दोनों के दोनों संपर्क आपस में कभी ना कर पाए। संपर्क कहाँ करें, केवल दहन कक्ष में ही संपर्क में आए और कहीं भी ना आए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा करना इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। बात करें आगे तो महंगी तकनीक की, क्रायोजेनिक इंजन बनाना एक हंसी खेल नहीं है, करोड़ों रुपए में जाके बनता है। आप छोटी सी गलती से उसको उड़ा देंगे तो कैसे चलेगा। तो इस तरह हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बातचीत की। अब हम बात करेंगे प्रक्षेपण यान रॉकेट्स के बारे में। किसके बारे में, रॉकेट्स या प्रक्षेपण यानों के बारे में बात करें, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात करें। प्रक्षेपण यान, तो प्रक्षेपण यान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नॉर्मली होते हैं। एक तो हमारे ऐतिहासिक वाले, हिस्टोरिकल, वर्तमान में काम में आने वाले और भविष्य में काम आने वाले। तो कौन कौन से इनके बारे में देखें। सबसे पहले प्रक्षेपण यान कहते किसे हैं वो देख लें। प्रक्षेपण यान रॉकेट इंजन क्या होता है, प्रणोदित वाहन होता है जिसमें नीचे आग लगी होती है। आग लगने की वजह से दबाव से वह ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसा वाहन होता है, प्रणोदित वाहन होता है हमारा रॉकेट इंजन ले लो या फिर प्रक्षेपण यान। रॉकेट इंजन हमारे डिफेंस में काम आता है, प्रक्षेपण यान हमारे सैटेलाइट इनको पहुंचाने में काम आता है। काम दोनों एक ही करते हैं। प्रक्षेपण यान या रॉकेट इंजन का उपयोग हमारे पेलोड, जैसे कि हम सैटेलाइट ले, उपकरण ले, बम ले, इनको पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की कक्षा या अंतरिक्ष में ले जाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं प्रक्षेपण यान के प्रकार। प्रक्षेपण यान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो हमने कौन कौन से भाग, हमारे ऐतिहासिक प्रक्षेपण यान, वर्तमान में और भविष्य के प्रक्षेपण यानों में इसको बांट सकते हैं। पहले लेते हैं हम ऐतिहासिक प्रक्षेपण यान। ऐतिहासिक प्रक्षेपण यान की बात करते हैं, इस श्रेणी में ऐसे प्रक्षेपण यान शामिल होते हैं जिनका उपयोग पहले किया जाता था, अर्थात शुरुआत में जब हम जिनका इस्तेमाल करते थे उनको हम इसके अंदर काम में लेंगे। जैसे कि हमारे SLV और ASLV। क्या, SLV और ASLV। सबसे पहले SLV आता है, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या आता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है। ये उपग्रह प्रक्षेपण यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसको कह सकते हैं। SLV क्या होता है, प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। क्या, SLV क्या, हमारा प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। जब हमने शुरुआत में रॉकेट लॉन्चिंग की बात की थी, जो साउंडिंग रॉकेट हमने नाइक अपाचे भेजा था, तो हमारे SLV के माध्यम से ही भेजा था। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमने SLV का विकास शुरू किया था। किसका, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करना और बनाना में किसके नेतृत्व में शुरू किया, APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। सन 1979 में SLV-1 का पहला परीक्षण किया गया था जो असफल हो गया था। तो हम ये ध्यान रखेंगे, सन 1979 में SLV-1 का पहला परीक्षण किया गया था जो असफल हो गया था। 1980 में SLV-2 का दूसरा परीक्षण किया गया जो जाके सफल रहा था। SLV में क्या होता है, 4 स्टेज का ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, 4 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। 4 स्टेज के ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता था उस टाइम पे जब ये काम में लिया जाता था। SLV क्या है, 40 से 50
क्या एसएलवी क्या करता था, 40 से 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को निम्न भू कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। क्या करता था, 40 से 50 किलोग्राम के जो सैटेलाइट होते थे उनको, जो निम्न भू कक्षा होती है हमारे 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की जो कक्षा होती है उसके बीच में, जो हम 900 से 1000 के बीच में स्थापित करते हैं, उस कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करता था। जो भी सैटेलाइट का वजन कितना होना चाहिए, 40 से 50 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करें एसएलवी के माध्यम से हमने क्या क्या किया, रोहिणी श्रृंखला के सैटेलाइट प्रक्षेपित किए थे। क्या किए थे, रोहिणी श्रृंखला के जो सैटेलाइट थे उनको हमने इससे प्रक्षेपित किया था। जैसे सन 1980 में एसएलवी से RS-1 रोहिणी श्रृंखला का पहला सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया था। तो हमने एसएलवी देखा। अब बात करेंगे हम किसकी, एएसएलवी की। किसकी बात करेंगे, एएसएलवी। एएसएलवी का मतलब होता है हमारा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये हमारी दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ये क्या हमारे दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसरो के द्वारा एएसएलवी का प्रयोग सन 1987 से 1994 के बीच में किया गया था। क्या, एएसएलवी का प्रयोग सन 1987 से 1994 के बीच में किया गया था। एएसएलवी में 5 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। क्या, एएसएलवी में 5 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। एएसएलवी क्या करता है, 140 से लेके 150 किलोग्राम तक, क्या 140 से लेके 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को निम्न भू कक्षा में स्थापित करने में सक्षम। तो हमने इससे एडवांस बना दिया। पहले तो 40-50 किलो होता था, अब हम 140 से 150 किलो तक तो आ ही गए। अरे दूसरी स्टेज का हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भी हमारे निम्न भू कक्षा में ही पहुंचाएगा, मतलब जो 160 से लेके 2000 के बीच में ही पहुंचाएगा, लेकिन अब वजन बढ़ रहा है। अब एएसएलवी के माध्यम से हमने स्ट्रेस्ड रोहिणी श्रृंखला जो उपग्रह थे उनको उन सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। किससे, एएसएलवी के माध्यम से। ये तो दोनों हमने देखे कौन से, जो पहले हम काम में लेते थे। अब हम बात करेंगे अब कौन कौन से हम काम में लेते हैं उनके बारे में। तो बात करें वर्तमान प्रक्षेपण यान की, या फिर हमारे ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो वर्तमान प्रक्षेपण यान की श्रेणी में ऐसे प्रक्षेपण यान शामिल है जिनका उपयोग भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा वर्तमान में किया जाता है। जैसे हमारा PSLV और GSL, ये दो हैं, इनका इस्तेमाल हम अब भी करते हैं। जैसे PSLV की बात करें तो इसका नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनको कहते हैं। PSLV मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। पहली पीढ़ी का SLV, दूसरी पीढ़ी का ASLV और तीसरी पीढ़ी का कौन सा, PSLV। हम इसको याद रखेंगे। तो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान हमारा कौन सा, PSLV। बात करें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का, तो इसरो का जो हमारा मुख्य प्रक्षेपण यान भी कौन सा है, PSLV है। यदि हम इम्पोर्टेंट लक्ष्य की बात करें जिनको हमने इससे भेजा है, तो हमारा मंगलयान भी इससे भेजा हुआ है, चंद्रयान भी हमने इससे भेजा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे मिशन थे वो हमने इससे पूरे किए हैं। भारत के इसरो के द्वारा सन 1994 से लेकर अब तक PSLV का उपयोग किया जा रहा है। अब तक हमने इसको छोड़ा नहीं है। PSLV में क्या होता है, 4 स्टेज के प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। कितना, 4 स्टेज के प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। पहले स्टेज में हम ठोस, दूसरे में द्रव, तीसरे में फिर ठोस और चौथे में द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं, पहले में तो ठोस, दूसरे में द्रव, तीसरे में ठोस और चौथे में द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल करते हैं। PSLV में अधिकतम क्या कहते हैं, 6 स्ट्रैप्ड ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रैप्ड ऑन बूस्टर्स किसे कहते हैं, कि जैसे ये हमारी एक मिसाइल पहले PSLV होती थी, क्या ये PSLV होती थी, अब ये ज़्यादा दूर तक तो जाती नहीं थी, तो हमने क्या इसके साथ में छोटी छोटी और मिसाइलें लगा दी। ये छोटी छोटी और मिसाइलें लगा दी जो क्या करती है, पहले तो सारी मिसाइलें जलती है, इनको कहते हैं स्ट्रैप्ड ऑन बूस्टर्स। तो ये आधी दूर तक तो ये साथ में लगी हुई ना, ये लेके जाएगी, फिर बाद में ये इससे हट जाएगी, सब के सब छूट जाएगी, और एक सिंगल हमारी जो ये शुरुआत में हमने बनाई थी तो यही रह जाएगी। जैसे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सिंगल थी PSLV ये रह जाती है, अंतरिक्ष में ये जाती है। तो हम ये बता रहे चाहते हैं इसके माध्यम से क्या, कि इसमें अधिकतम 6 स्ट्रैप्ड ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है। इसमें कितने लगाए जा सकते हैं, 6 लगाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाए जा सकते। स्ट्रैप्ड ऑन बूस्टर्स में ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि उसमें प्रणोदक तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत कम दूरी तक तो बहुत दूरी तक तो हम क्या स्टेप डाउन बूस्टर ही पीएसएलवी को ले जाता है, आगे फिर वो अपनी क्षमता से जाता है। पीएसएलवी की बात करें तो पीएसएलवी में ठोस इंजन स्टेज में, पीएसएलवी में ठोस स्टेज में S139 इंजन, क्या S139 इंजन का उपयोग किया जाता है। पीएसएलवी में ठोस स्टेज में S139 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। पीएसएलवी में द्रव स्टेज में हमारे विकास इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। द्रव स्टेज में तो हमारे विकास इंजन का, और ठोस स्टेज में किसका, S139 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करें पीएसएलवी की, तो पीएसएलवी कितने प्रकार के होते हैं। पीएसएलवी की बात करें तो पीएसएलवी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा पीएसएलवी कोर अलोन, पीएसएलवी ग्राउंड स्टैंडर्ड, ग्राउंड या स्टैंडर्ड, और पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज। 3 होते हैं हमारे कौन कौन से, पीएसएलवी कोर अलोन, पीएसएलवी ग्राउंड या स्टैंडर्ड, और एक पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज। 3 होते हैं हमारे पीएसएलवी। अब हम बात करते हैं किसके, इन तीनों के बारे में बातचीत करते हैं। तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें। पीएसएलवी कोर अलोन है, तो पीएसएलवी ग्राउंड या फिर स्टैंडर्ड, और पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज, तीनों में बात करें। तो कोर अलोन की बात करें तो कोर अलोन प्रकार के पीएसएलवी में 4 स्टेज का प्रणोदक प्रयुक्त होता है। इसमें भी हमारे 4 स्टेज का प्रणोदक प्रयुक्त होता है, इसमें भी 4 स्टेज का प्रणोदक प्रयुक्त होता है। फिर अंतर क्या रहा, इसमें ठोस द्रव, ठोस और द्रव, इसमें ठोस द्रव ठोस, ठोक नहीं है, ठोस है, ठोस द्रव। इसमें भी ठोस द्रव ठोस और द्रव चारों की बात सेम है, लेकिन अगला मेन अंतर अगले वाले में आता है। अगला वाला जो अंतर है इन तीनों में अंतर पैदा करता है। किन किन में, पीएसएलवी कोर अलोन, कोर अलोन की बात होती है अकेला जा रहा बेचारा, क्या, जो पीएसएलवी है उसके पास कोई भी स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स नहीं है। जो पिछलग्गू साइड में लगे होते हैं वो पिछलग्गू स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स इसके पास नहीं भैया, ये तो कोर अलोन है, बिल्कुल छड़ा है बिल्कुल। फिर आता हमारा ग्राउंड ये स्टैंडर्ड, कि भैया इसमें लगे हुए तो है 6 स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स लगे हुए लेकिन ज़्यादा ताकत के नहीं। फिर आता है एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब ये बूस्ट पी के आया है, एक्स्ट्रा शक्ति ग्लूकोन डी पी के आया है, और ये एक्स्ट्रा लार्ज है। तो अब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्षमता में कैसे वृद्धि होती है उसके बारे में बातचीत करें। तो कोर अलोन की बात करें हम, तो कोर अलोन प्रकार के पीएसएलवी में कोई भी स्ट्रैप डाउन बूस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए दोस्तों कोर अलोन ये इकलौता है। तो ग्राउंड स्टैंडर्ड प्रकार के पीएसएलवी में 6 स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। कितने, 6 स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। ग्राउंड या स्टैंडर्ड प्रकार के पीएसएलवी में प्रयुक्त 6 स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स में कितना माल डाला जाता है, 9 टन ठोस प्रणोदक डाला जाता है। कितना, 9 टन ही डाला जाता है बेचारे के पास। तो 9 टन में कितना दूर जाएगा, और एक्स्ट्रा लार्ज में आप देखेंगे कितना, 12 टन के पास पहुंच जाएगा। 12 टन में आप 1200 किलो देख सकते हो। 1200 किलो तो हमने केवल साइड वाले पिछलग्गों में प्रणोदक डाल रखा है। बात करें एक्स्ट्रा लार्ज प्रकार के पीएसएलवी में 6 स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, और एक्स्ट्रा लार्ज प्रकार के पीएसएलवी में जो प्रयुक्त स्ट्रैप डाउन बूस्टर्स होते हैं उनमें हमारे 12 टन ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोर अलोन प्रकार का, जब छड़ा है, इकलौता है, कम कमजोर है, तो काम भी ये कमजोर वाले ही करेगा। तो कोर अलोन प्रकार के पीएसएलवी 1100 किलो वजन तक के सैटेलाइट को तो हम निम्न भू कक्षा में ले जाने में सक्षम। कितना, 1100 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। अब ग्राउंड वाला कहता है कि भैया आपने हमको 9 किलो, ये 9 किलो ने 9 टन ठोस प्रणोदक अलग से दिया है तो थोड़ा ज़्यादा ले जाएंगे। तो ग्राउंड या स्टैंडर्ड प्रकार का पीएसएलवी 1680 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को तो निम्न भू कक्षा में ले जाता है। अब ये 9 टन से 12 टन कर दिया तो 12 टन वाला ज़्यादा करेगा। तो एक्स्ट्रा लार्ज प्रकार का पीएसएलवी 1800 किलो वजन के सैटेलाइट को निम्न भू कक्षा में ले जाने में सक्षम है। पीएसएलवी इतने वजन को ले जा सकता है आराम से। अब हम बात करें किसके, जीएसएलवी के बारे में। किसके बारे में, जीएसएलवी के बारे में बात करें तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसको कहते हैं, या भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान भी कह सकते हैं। ये चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। पहली पीढ़ी का हमारा एसएलवी, दूसरी पीढ़ी का हमारा एएसएलवी, तीसरी पीढ़ी का हमारा पीएसएलवी, और चौथी पीढ़ी का हमारा कौन सा है, जीएसएलवी।
बात करें जीएसएलवी की, तो जीएसएलवी इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। क्या? इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान कौन सा? जीएसएलवी। इसरो के द्वारा सन 2001 से वर्तमान तक जीएसएलवी का प्रयोग किया जा रहा है। 2001 से लगातार इसका इस्तेमाल हम करते ही जा रहे हैं। अब पीएसएलवी में एक कमी थी कि उसमें हम 4 स्टेज का प्रणोदक काम में लेते थे, जिसमें हम केवल 3 स्टेज का लेते। कितनी? तो जीएसएलवी में 3 स्टेज प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। कैसे? कि हमारा एक तो ठोस प्रणोदक होता है, एक द्रव प्रणोदक, और एक आती सीधे हमारे क्रायोजेनिक प्रणोदक, मतलब क्रायोजेनिक इंजन इसमें हम लगा देते हैं। जीएसएलवी में 4 स्ट्रैप-डाउन बूस्टर्स का उपयोग भी किया जा सकता है। अब इसको क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? 4 स्ट्रैप-डाउन बूस्टर्स का उपयोग किया जाता है। जीएसएलवी में 4 स्ट्रैप-डाउन बूस्टर्स है, उसमें द्रव प्रणोदक का उपयोग करते हैं, जबकि हमने पीएसएलवी में क्या देखा था? जितने भी स्ट्रैप-डाउन बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था, उनमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते थे या ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता था। अब वही बात कि जीएसएलवी में ठोस स्टेज में तुम्हारे S200 इंजन का उपयोग करते हैं, और द्रव स्टेज के लिए हमारे विकास इंजन का इस्तेमाल करते हैं। द्रव का काम विकास का, मतलब द्रव स्टेज में और विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। और क्रायोजेनिक स्टेज में हमने शुरू में तो 7.5, अब हम क्रायोजेनिक 20 और भविष्य में क्रायोजेनिक 25 इसका इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको देखते जाएंगे। वर्तमान में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रायोजेनिक इंजन 20 का इस्तेमाल कर रहे हैं जीएसएलवी। अब बात करें जीएसएलवी कि जीएसएलवी कितने प्रकार का होता है। जीएसएलवी के प्रकार देखें हम, तो जीएसएलवी भी हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला हमारे जीएसएलवी मार्क 1, एमके को मार्क कहते हैं, एमके मार्क या एमएआर के मार्क, कुछ भी कह सकते हो। जीएसएलवी मार्क 1 भी कह सकते हो, मार्क 1 भी कह सकते हो, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3। तो जीएसएलवी 3 प्रकार का है, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3। अब देखते हैं जीएसएलवी मार्क 1 के बारे में। तो इसका पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 1 या भू समकालिक उपग्रह यान संस्करण मार्क 1। अब इसमें क्या 3 स्टेज प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। कितने? 3 स्टेज प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। जीएसएलवी मार्क 1 में रूसी केवीडी इंजन का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब हमने इसको शुरुआत में इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो रूस ने कहा कि हमसे एक इंजन ले जाओ। कौन सा? केवीडी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक, केवीडी इंजन आपके यहाँ से मिल गया तो हम इसको चला लेते हैं। तो रूस से केवीडी इंजन आया, केवीडी इंजन हमने इसमें इस्तेमाल किया। जीएसएलवी मार्क 1 का 1.5 टन मतलब 1500 किलो के उपग्रह को भूतुल्यकालिक कक्षा, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा इसमें ले जाने में सक्षम है। अर्थात 35,586 किलोमीटर वहाँ पे भी ले जाएगा, फिर उसके 200 किलोमीटर बाद वहाँ पे भी ले जाएगा जहाँ पे इसको रखना है। तो इस तरह से केवीडी इंजन लगाते हैं, हमारी क्षमताएं बहुत ऊपर चलेगी, लेकिन हम वहाँ रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या बना लिया? जीएसएलवी मार्क 2 केवीडी इंजन को साइड में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो शुरुआत थी, हमें तो केवल देखना था कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। फिर आता हमारा जीएसएलवी मार्क 2। मार्क 2 की बात करें हम, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 की या भू समकालिक उपग्रह यान प्रसंस्करण 2। इसमें भी 3 स्टेज का प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। अब बात करें, हमने इसमें केवीडी जो इंजन हमने पहले स्टेज में लगाया था उसको हटाया और कहा केवीडी हमें नहीं चाहिए। केवीडी की जगह हम क्या लेंगे? क्रायोजेनिक इंजन, और वो भी कौन सा? 7.5। जीएसएलवी मार्क 2 की बात करें तो इसमें 2.5 टन के उपग्रह को भूतुल्यकालिक या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में ले जाने में सक्षम है। कितना? 2.5 टन मतलब 2500 किलो। कितना? 2500 किलो को हम क्या करें? भूतुल्यकालिक कक्षा में ले जाने में सक्षम है। और 5000 किलो के उपग्रह को हम कहाँ ले जाएंगे? निम्न भू कक्षा में। हाँ, निम्न भू कक्षा में हम 5000 किलो के उपग्रह को ले जाने में सक्षम हो गए। लेकिन अभी तक हम क्या है? भूतुल्यकालिक कक्षा में 4000 किलो या 4 टन से 4000 किलो से ज़्यादा की जो उपग्रह है उसको ले जाने में सक्षम नहीं हुए। अब आता हमारा जीएसएलवी मार्क 3। धीरे धीरे हम अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे। अब जीएसएलवी मार्क 3 देखने में थोड़ा अजीब लगा। मोदी जी आने के बाद या बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद चीज़ों का नाम परिवर्तन होने लगा। शुरुआत में मार्क 3 रखा गया, अब उसका नाम बदल दिया गया। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भू समकालिक उपग्रह संस्करण मार्क 3 था।
तो इसका नाम बदल के LMV कर दिया, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो यह क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है इसका नाम रखा गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम रखा गया। अभी हमने देखा कि हमारा जो चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड किया था, तो वो भी हमारे किसके द्वारा भेजा गया था, हमारे LMV-3 के द्वारा ही भेजा गया था। अब बात करें इसमें, तो इसमें तो वैसे इस चित्र के अनुसार तो क्रायोजेनिक इंजन 25 लगा हुआ है, लेकिन हमारे 25 तो अभी काम नहीं आ रहा है। कौन सा काम आ रहा है, हमारे 20 काम आ रहा है। और S200 हमारे ठोस के लिए, और लिक्विड के लिए हम L110 स्टेज काम में ले रहे हैं। तो ये हमारे सैटेलाइट है। तो आप बगल में इसको देख रहे हैं, ये बगल में 2 पिलर से लगे हुए हैं, ये हमारे स्ट्रैप्ड-ऑन बूस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रैप्ड-ऑन बूस्टर्स होते हैं। पहले इनमें आग लगती है, बाद में बीच वाले में आग लगेगी, इसमें भी बाद में लगेगी। पहले ये आधी दूरी तक तो ये स्ट्रैप्ड-ऑन बूस्टर्स पहुंचा देते हैं, बाद में जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो इनको तोड़ के अलग अलग कर देते हैं, इसको भी अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे, और बाद में हमारा मेन जो सैटेलाइट वो यान है उसमें आग लग जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा LMV है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो बात करें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की, तो इसरो का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। LMV-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल होने के कारण LMV-3 को क्या है, बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। LMV-3 में 3 स्टेज का प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में हमारे CE-20, ये क्रायोजेनिक इंजन 20 का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, 4 टन के उपग्रह को भूतुल्यकालिक कक्षा या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में ले जाने में सक्षम है। कितना, 4 टन के उपग्रह, और 10 टन के उपग्रह को हमारे निम्न भू कक्षा में ले जाने में सक्षम है। तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ रही है। 10 टन के उपग्रह को तो हम निम्न भू कक्षा में ले जाने में सक्षम हो गए। तो ये हमारी कुछ स्टेज है, यदि आप स्क्रीन है इसको रोककर इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी। ये हमारे पहले स्टेज का SLV, दूसरी स्टेज का ASLV, तीसरी स्टेज का PSLV, चौथी स्टेज में हमारे GSLV मार्क 2, और हमारी वर्तमान में चल रहे हैं GSLV मार्क 3, जिसको LMV भी कहते हैं। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये तो 40 किलो तक का लेके जाता था, ये 150 किलो का, ये 1860 तक किलो तक का, ये 2200 किलो तक का, और ये 4000 किलो तक की हमारी क्षमता फिक्स हो गई। इससे ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते। ये हमें थोड़ा दुख है, लेकिन हमको संभालना पड़ेगा। देख रहे हैं ना विनोद, कैसे कैसे देश आगे बढ़ रहा है, इससे हम देख सकते हैं। और आप में ये बगल में छोटे छोटे ये पेंसिल जैसी चीज़ें दिख रही होगी, ये हमारे स्ट्रैप्ड-ऑन बूस्टर्स है जो हमारे लगे हुए थे सैटेलाइट से। इनकी क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे भविष्य के प्रक्षेपण यानों की। किसकी, भविष्य के प्रक्षेपण यानों की बात करें तो भविष्य के प्रक्षेपण यान श्रेणी में ऐसे प्रक्षेपण यान शामिल है जिनका उपयोग इसरो के द्वारा भविष्य में किया जाएगा, जैसे हमारे RLV, SSLV, NGLV। ये हमारे प्रक्षेपण यान है जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। जैसे कि हमारा आता है सबसे पहले RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात करें तो विश्व में RLV का सबसे पहला सफल परीक्षण अमेरिका की कंपनी SpaceX के द्वारा किया गया था, और दूसरा सफल परीक्षण किसने किया है, ये भारत की इसरो ने। तो भारत भी किसी से कम नहीं है, दूसरे नंबर पे आया, लेकिन दूसरे किसी को नहीं आने दिया। बात करें PSLV और GSLV जैसे पारंपरिक प्रक्षेपण यान की बात करें तो एक ही बार में उपयोग ला सकते हैं, अर्थात एक बार उपयोग में लाने के बाद उनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। इसी कारण से प्रक्षेपण की लागत बढ़ जाती है। हर बार हमें नया प्रक्षेपण यान बनाना है, नया खर्चा करना है, और मानव मिशन को तो भूल ही जाओ। क्यों, क्योंकि जब वापस आ ही नहीं सकते तो मानव को वापस चंद्रमा को छोड़ के थोड़ी आना है। हमें ये कहें कि हम मानव को चंद्रमा में भेज देंगे, तो भेज के क्या करेंगे, वापस नहीं लाना क्यों उन्हें। तो जब तक हम वापस लाने की विद्या नहीं सीखेंगे तो भेजेंगे भी नहीं। तो हम इससे ये चीज़ देखेंगे। अब इसके अंदर ये चित्र है, तो चित्र के अनुसार ही यह कार्य करता है कि जैसे हम ध्यान से देखें, ये हमारा रॉकेट छूटा, आगे गया, आगे गया, आगे गया, ये हमारा रॉकेट है, ये धीरे 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 करके आगे देखेंगे, आप चित्र से भी आप इसको समझ जाएंगे, और ये पानी में गिर जाएगा, और ये भी हमारे पानी में गिर जाएगा। तो ये सब हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये हमारी जो
RLV के अंदर काम आएगा। RLV ऐसा प्रक्षेपण यान है जो पेलोड मतलब स्पेसक्राफ्ट, स्पेसलाइट और स्पेसक्राफ्ट इनको अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद पुनः पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा और उच्च ताप और उच्च दाब की परिस्थितियों का सहन करते हुए लक्षित स्थान पर जाके लैंड करेगा। इस प्रकार RLV को एक से अधिक बार प्रक्षेपित किया जा सकता है, बार बार प्रक्षेपण में काम में लिया जा सकता है। सन 2016 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने RLV-TD का सफल परीक्षण किया था। RLV में क्या स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में देखें तो हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-3 जिसको पुष्पक भी कहते हैं, इसकी सफल लैंडिंग करवाई गई थी। परीक्षण के दौरान यान में मल्टी सेंसर फ्यूजन का उपयोग किया गया था। RLV LEX-1 और RLV LEX-2 मिशनों की सफलता के बाद अब RLV LEX-3 मिशन था ये। अब बात करें इस परीक्षण के तहत कौन कौन से परीक्षण किए गए थे। हाइपरसोनिक फ्लाइट यूजिंग एयर, पावर क्रूज फ्लाइट और ऑटोनोमस लैंडिंग, ये चारों के चारों काम इसके अंदर किए थे। और इसके बाद जो हमारा जो यान था वो हमारी निर्धारित कक्षा में या निर्धारित जगह पे लैंड हो गया। अब बात करें RLV की, तो RLV का क्या महत्व है। RLV के कारण प्रक्षेपण की लागत में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही यान का इस्तेमाल हम बार बार कर पाएंगे। RLV के उपयोग से फ्रिक्वेंट प्रक्षेपण संभव हो पाएगा, अर्थात हम बार बार जो हमारे प्रक्षेपण है इसको संभव कर पाएंगे, बार बार भेज सकते हैं। RLV के उपयोग से मानव मिशन संभव हो सकता है। क्या RLV के उपयोग से क्या होगा? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। RLV के उपयोग से हमारी आय में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चा बचेगा, तो इससे हमारी आय भी बढ़ेगी और हम विदेशों में दूसरे उपग्रह भी भेजने में सक्षम हो पाएंगे। RLV के उपयोग से अंतरिक्ष मलबे की समस्या पर लगाम आएगी। क्यों? क्योंकि हम जब भी हम उपग्रह छोड़ते हैं तो उससे हमारा अंतरिक्ष कचरा बढ़ता है और इससे क्या हमारा अंतरिक्ष कचरा नहीं बढ़ेगा। बात करें हमारे RLV के उपयोग से अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर, क्या RLV के उपयोग से अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत और इसरो की साख में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं SSLV, किसकी? SSLV की बात करें तो SSLV के किसे कहते हैं? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे कहेंगे। इसरो के द्वारा प्रक्षेपित यान है, इसे बेबी रॉकेट भी कहते हैं। SSLV को क्या बोलते हैं? बेबी रॉकेट कहते हैं। क्यों? कि कम वजन के जो उपग्रह हैं उनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमारे SSLV का उपयोग किया जाता है। किसका? कम वजन के जो उपग्रह है उनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए। SSLV की बात करें तो 15 दिन में हम इसको असेंबल कर सकते हैं, अर्थात इनके टुकड़ों को जोड़ के हम इस सैटेलाइट को बना सकते हैं। कितने? केवल 15 दिन में। ये हमारा बेबी रॉकेट है, छोटा सा, देख सकते हो। आपको लगता होगा बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। SSLV की बात करें तो SSLV छोटे सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट या नैनो सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। SSLV 500 किलो तक के पेलोड को निम्न भू कक्षा में ले जाने में सक्षम है। कितना? 500 किलो की। SSLV 300 किलोग्राम तक के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में ले जाने में सक्षम है। SSLV क्या होता है? मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ क्षमता से युक्त है। SSLV में 3 स्टेज का ठोस प्रणोदन का उपयोग किया जाता है। अब एक हाल ही की न्यूज़ है, न्यूज़ की बात करें तो क्या है? 16 अगस्त की, तो इसरो के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से, जो हमारा SSLV D3 है, उससे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS का सफल प्रक्षेपण हमारे 16 अगस्त 2024 को किया था। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। कितना? 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। EOS-08 सैटेलाइट का उद्देश्य पर्यावरण और आपदा को सटीक जानकारी देना है। इनको लेकर जितनी भी सटीक जानकारी है वो लेकर देगा EOS-08। बात करें हमारे SSLV D3 EOS-8 मिशन की, तो ये हमारे इस साल का मतलब 2024 का तीसरा मिशन है और इस मिशन के साथ हमने जो SSLV की परियोजना थी इसको पूरा कर लिया और जितने भी उपग्रह प्रक्षेपण यान थे हमने भेजने की तैयारी कर ली। तो इससे हम 500 किलो तक के उपग्रह को निम्न भू कक्षा में और 300 किलो तक के उपग्रह को जो हमारे जियोसिंक्रोनस कक्षा है उसमें पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे।
बात करें इसके महत्व की, तो SSLV से हमारे प्रक्षेपण की लागत में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि उपग्रह कम वजन के लिए कम खर्चे वाले छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करेंगे। SSLV से फ्रिक्वेंट प्रक्षेपण संभव हो पाएंगे। SSLV से क्या होगी? आय में भी वृद्धि। बात करें आगे, अगली हमारी आती है सीरीज, तो इसमें आती है NGLV। ये हम बात करें भविष्य की, लेकिन भविष्य आ चुका है क्योंकि हम इनको काम करना शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात करें तो इसरो के मुख्य प्रक्षेपण यान के रूप में PSLV को ये प्रस्तावित कर देगा, अर्थात PSLV के स्थान पर NGLV को इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान बनेगा। NGLV में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाएगा। किसका? सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। 2030 तक NGLV को विकसित करने की संभावना है, अर्थात 2030 तक इसरो के द्वारा NGLV का परीक्षण कर लिया जाएगा। हाल ही की सरकार ने इसके विकास की मंजूरी दे दी है, अर्थात 2024 चल रहा है और 2024 के अंदर इसके विकास को मंजूरी दे दी है। NGLV LMV-3 की वर्तमान पेलोड क्षमता से 3 गुना ज़्यादा क्षमता वाला है और इसकी लागत केवल 1.5 गुना। बात ये करें जो LMV Mark 3 है, जो Mark 3 हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसको हम बाहुबली भी कहते हैं, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा क्षमता वाला रहेगा और कीमत में केवल 1.5 गुना रहेगा, तो अच्छी बात है। इसे पृथ्वी की निम्न कक्षा तक 30 टन का भार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। NGLV की 3 उड़ान मतलब D1, D2 और D3, इनके साथ 96 महीने मतलब 8 साल में इसको विकसित किया जाएगा, अर्थात 96 महीने में 3 उड़ानें करेंगे, 8 साल में मतलब अगले, और 8 साल के अंदर इसके 3 उड़ानों के साथ इसको सफल प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। बात करें तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, संचालन और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग क्षमता विकसित करने में सहायता करेगा। मौजूदा की बात करें तो मौजूदा प्रक्षेपण यान मतलब SSLV, PSLV, GSLV, LMV-3 ये सब इसमें शामिल है। इनकी पेलोड क्षमता LEO के लिए 500 किलोग्राम से 10,000 किलो तक और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए 4,000 किलो तक की है। तो इस तरह आज हमने एक और पार्ट देखा और आज के लिए इतना ही देखेंगे, और अगले लेक्चर में हम जो भारत के द्वारा और विश्व में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।